और जो पेंडिंग रिजल्ट है उस पर भी बिल्कुल हम आपके साथ बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो गया है, जिस वजह से अगले कल भी मौसम खराब बना रहेगा। हालांकि मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और निचले इलाकों में केवल बारिश को लेकर ही आसार जताए गए हैं मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। इसके अतिरिक्त अगर हम ऊपरी क्षेत्रों की जानकारी दें तो वहां हल्के बर्फ के फाहे गिर सकते हैं, यानी कि सर्दी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, लेकिन एक तरह से तेज बारिश या भारी बर्फबारी को लेकर कोई आसार अभी नहीं जताए गए हैं। हालांकि आज अगर धर्मशाला में मैच को लेकर भी जानकारी दे तो एक तरह से खतरा मंडराया हुआ था, क्योंकि ये प्रेडिक्शन मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से की गई थी कि वहां पर भी चांसेस है लगभग 40% बारिश होने के, लेकिन मौसम ने काफी साथ दिया है और क्रिकेट को लेकर काफी क्रेज भी यंगस्टर्स के बीच देखने के लिए मिल रहा है। इसी बुलेटिन में आपको अपडेट देंगे कौन कौन राजनीतिज्ञ वहां पर पहुंचे थे और किस तरह का माहौल बना रहा। लेकिन उससे पहले मिड डे मील को लेकर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एक्शन टेकन रिपोर्ट मिड डे मील में मांगी गई है। इसका बड़ा कारण यह है कि जो प्रभारी बनाए जाते हैं हर स्कूल में मिड डे मील के, अब उनकी रोटेशन होना शुरू हो जाएगी हर 2 साल बाद, यानी कि लंबे समय तक एक ही प्रभारी स्कूल में नहीं रह पाएगा मिड डे मील का। और इसका बड़ा कारण यह है रोटेशन करने का कि एक तरह से पारदर्शिता इस योजना में लाई जा सके। ये केंद्र सरकार की योजना है, पारदर्शिता इसमें लाई जाए, ये केंद्रीय मंत्रालय से ही निर्देश जारी हुए हैं। और यहां शिक्षा विभाग से इस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांग ली गई है, जो कि इन्हें गूगल शीट पर सबमिट करनी होगी। इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने सभी उपनिदेशकों को आगे ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं और फिलहाल ये रिपोर्ट भी जल्दी तैयार करनी होगी। इसके लिए एक पूरी लिस्ट तैयार होने वाली है कि जो प्रभारी है वो आने वाले समय में कौन कौन बनेंगे, और यानी कि पहले से ही इसके लिए लिस्ट फाइनल होना शुरू हो जाएगी और अगले 2 साल बाद अभी जो यानी कि प्रभारी होगा अगले 2 साल बाद उसे फिर रोटेट किया जाएगा, बदला जाएगा। ये केवल उस स्कूल में नियम लागू नहीं होगा जहां पर महज एक अकेला शिक्षक होगा, इसके अतिरिक्त सभी स्कूलों में प्रभारियों को बदलने का काम होगा, और जहां इन निर्देशों का पालन नहीं होगा उन स्कूलों पर एक्शन भी लिया जाएगा। ये भी फिलहाल इन निर्देशों में कहा गया है, जो कि केंद्रीय मंत्रालय की ओर से जारी हुए हैं। देखिए, डीएलएड भर्ती पर भी आपको अपडेट देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है 17 अक्टूबर से। हालांकि ये पहले 27 अक्टूबर तक ही चलने वाली थी, लेकिन यहाँ काउंसलिंग की तिथि एक्सटेंड करनी पड़ी है। और इसका बड़ा कारण ये है, जो यहाँ पर जो शिक्षा बोर्ड को जो डिसीजन लेना पड़ा है वो इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे पद अभी रिक्त रह गए थे। देखिए, अगर पिछले 4 दिनों की बात करें तो महज 6% अभ्यर्थी ही पहुंच रहे थे, जिस वजह से 1271 के करीब संख्या सामने आई है। जो सीटें खाली रह गई इन्हें भरा जा सके, इसलिए तिथि को एक्सटेंड करना पड़ा है, और लगभग देखा जा सकता है जो एक्सटेंशन हुई है वो 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। तो ये भी एक नोटिफिकेशन आज क्योंकि जारी हुई थी तो हमने इसे साझा करना जरूरी समझा, क्योंकि बहुत कम अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, तो मौका अब उनके पास 31 अक्टूबर तक होगा। बिल्कुल वो जा सकते हैं और ये जो खाली पद पड़े हैं इन्हें भरा जा सके, मकसद यही है फिलहाल यहां पर एक्सटेंशन देने का इस काउंसलिंग को। सेब कारोबार से जुड़ी अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस बार महज 1,77,00,000 पेटियों में ही सेब का कारोबार सिमट गया है। हालांकि पिछले वर्ष के आंकड़े पर अगर हम जाएं तो ये 3 करोड़ के करीब पेटियां थी, यानी कि प्रोडक्शन काफी कम रही है, और कारण इसके कई माने जा रहे हैं। मौसम भी है और अब कहीं ना कहीं इच्छा भी काफी ज्यादा कम बागवानों में हो रही है सेब उगाने की, तो शायद ये भी इसका कारण रहा है। लेकिन फायदा इस बार बागवानों को काफी मिला जिन्होंने एपीएमसी की मंडियों में अपना सेब बेचा है, क्योंकि वजन के हिसाब से इस बार सेब बिक रहा था। लगभग 88,36,528 पेटियां सेब की एपीएमसी की मंडियों में बिकी है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें जो कि इसके अलावा पेटियां बच रही हैं वो है 67,44,136। ये एपीएमसी की मंडियों के बाहर बिकी हैं, कुछ एक बाहरी राज्यों में भी यहाँ सेब की पेटियां गई हैं, लेकिन वहां पर गद में ही सेब की बिक्री हुई है, यानी कि वजन के हिसाब से वहां पर सेब नहीं बिका है। तो इसीलिए इस बार बागवानों के पास दोनों ऑप्शंस थी और जो उन्हें ठीक लगी उन्होंने रास्ता अपनाना चाहा है, लेकिन प्रोडक्शन जैसा कि हमने कहा काफी कम रही है। 1,77,00,000 के करीब ही इस बार पेटियां रही है और इतने में ही पूरा कारोबार सिमट गया है। हालांकि एक तरह से अभी सेब सीजन खत्म ही माना जा रहा है। किन्नौर की बात करें तो वहां पर कुछ एक ऐसे क्षेत्र बच गए हैं जहां से अभी भी सेब की पेटियां आ रही हैं। इसके अतिरिक्त बाकी क्षेत्रों में कारोबार एक तरह से खत्म ही माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कर्मचारियों पर आना चाहेंगे, क्योंकि हड़ताल इन्होंने अपनी वापस ले ली है। लगभग 23 दिन के बाद जिला परिषद कैडर के कर्मचारी और अधिकारी अपने काम पर वापस लौटने वाले हैं। देखिए, पंचायतों के काम
बुरी तरह से प्रभावित हो रहे थे, लेकिन अब एक तरह से पंचायत के लोगों को ये राहत मिलने वाली है, क्योंकि लंबे समय से काम लटके हुए थे, अब ये पूरे हो पाएंगे। और इस बीच हालांकि देखिए वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर जरूर की गई थी विभाग की ओर से। ग्राम रोजगार सेवक और पंचायत चौकीदारों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था, लेकिन ये भी अपना काम नहीं कर पा रहे थे। कारण उसका ये है कि जब तक वहां पंचायत सचिव या जेई नहीं होंगे तो कैसे ये अपना काम पूरा कर पाते। और इसी को लेकर फिर नए ऑर्डर्स जारी हुए थे हाल ही में, जब हड़ताल इनकी ओर से जारी थी। इसमें देखिए लगभग ऐसे कुछ एक क्षेत्रों में मामला सामने आया था जहां पर स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से, यानी कि इनके माध्यम से आउटसोर्स पर जेई रख लिए गए थे। फिलहाल इन्हें वापस भेज दिया गया है, क्योंकि अब ये सभी कर्मचारी और अधिकारी अपने अपने काम पर वापस लौट गए हैं। और अब ये उम्मीद जागी है कि जो राहत एवं बचाव कार्य भी शुरू किए गए थे उसमें किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आने वाली है। ग्राउंड लेवल पर क्योंकि सभी तरह के काम प्रभावित हो रहे थे, बाकी डिपार्टमेंट्स में भी काम नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि पंचायत सचिव नहीं थे, जेई भी नहीं थे, लेकिन अब अपनी हड़ताल इन्होंने वापस ली है। और देखिए कंडीशन क्या रखी गई है, कंडीशन महज यही है क्योंकि जो अभी विस्तृत एक बैठक होने वाली है 30 अक्टूबर को, अगर वो सक्सेसफुल रहती है तो ही ये फिर उसके बाद भी अपना काम कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो चेतावनी पहले ही जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों और अधिकारियों की ओर से दे दी गई है कि अगर सीधे तौर पर इनके मर्जर की मांग को नहीं सुना जाता है और नोटिफिकेशन इस पर नहीं होती है तो ये दोबारा से पेन डाउन स्ट्राइक पर चले जाएंगे। हालांकि वायदा इनसे ये भी हुआ है कि अगले महीने से ही इन्हें नए पे स्केल का लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा, लेकिन ये चीजें अब कब तक हो पाती हैं, क्योंकि वायदे पहले भी कई तरह के हुए थे। और यही बात जिला परिषद कैडर की ओर से कही जा रही है कि इस बार ये केवल आश्वासन से नहीं मानने वाले हैं। ठीक है, बैठक को लेकर आश्वासन इन्हें दिया गया है, लेकिन बैठक अगर एक बार फिर बेनतीजा रहती है तो फिर से ये पेन डाउन स्ट्राइक भी जा सकते हैं। पिछले कल ही इन्होंने मीडिया को ये स्टेटमेंट दी है जब ये मंत्री अनिरुद्ध सिंह से वार्ता करके लौटे थे। अगली बात करना चाहेंगे एक और घोटाले से जुड़ी, क्योंकि देखिए अभी क्रिप्टो करेंसी का जाल यहाँ हिमाचल प्रदेश में खत्म नहीं हो पाया है। जांच भी एक तरह से अधूरी है, क्योंकि जो मास्टरमाइंड पूरे घोटाले का माना जा रहा है वो अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है, क्योंकि विदेश में छिपकर कहीं ये बैठा है, ये पुलिस की ओर से माना जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक और घोटाला सामने आया है, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग से जुड़ा घोटाला बताया जा रहा है। इसमें कुछ एक लोगों को झांसा दिया गया है पिछले 2 वर्षों में कि उनके पैसे दुगने करके उन्हें लौटाए जाएंगे, और इसी लालच में आकर बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं। हालांकि अभी इस पर भी अब जांच शुरू की गई है पुलिस की ओर से, लेकिन सवाल बड़ा यही है कि पिछले 2 सालों से इस घोटाले को भी अंजाम दिया जा रहा था, और इसमें भी सबसे पहले जिला मंडी के लोगों को ही शिकार बनाया गया है। हैरानी भरी बात यह है कि देखिए जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के तथा कथित एक डायरेक्टर हैं, ये मंडी के गुमा गांव से बताए जा रहे हैं। इन्होंने लोगों से इसी ट्रेडिंग के नाम पर पैसे लगवाए और नकली एफिडेविट्स इनकी ओर से जारी किए जा रहे थे। साथ ही साथ कुछ और सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं, गारंटी को लेकर चेक भी लोगों को दिया गया, जिससे बहुत सारे लोग इसके शिकार बने, गुमराह हो रहे थे। और पिछले 2 वर्षों से कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई पुलिस स्टेशन में, लेकिन यहां भी वही मामला सामने आया है कि कोई सीरियसनेस पुलिस विभाग की ओर से इस घोटाले में भी नहीं दिखाई गई। अब जिसका ये अंजाम निकला है कि फिलहाल क्रिप्टो करेंसी से बड़ा घोटाला इस वक्त ये माना जा रहा है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी में अभी तक कितना घोटाला हो चुका है, यानी कि कितने करोड़ों को अंजाम दिया गया है, इस पर सही से स्पष्टीकरण नहीं आया है। अभी केवल अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ एक का ये मानना है कि हजारों करोड़ों में वो नुकसान हुआ है, और जो आरोपी पकड़े गए हैं उनका ये मानना है कि महज उनके ऊपर सिर्फ 400 करोड़ की ही देनदारी थी। लेकिन ये संभव कैसे होगा जब यहाँ पर 2 आरोपियों के बैंक अकाउंट से ही लगभग 2000 करोड़ की ट्रांजैक्शन मिली है। तो ऐसे में अभी तक देखिए इस बात को लेकर भी क्लैरिटी तो नहीं हो पाई है कि क्रिप्टो करेंसी में कितने घोटाले को अंजाम दिया जा चुका था आरोपियों की ओर से। अब दूसरा यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर घोटाला सामने आया है, जो कि वैसे ही गैर कानूनी है, और अब इस पर भी जांच शुरू हो चुकी है। कितने लोग इसमें शिकार बने हैं ये देखना होगा। हिमाचल प्रदेश में लगातार इस तरह के स्कैम देखने में आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा इन स्कैम में सरकारी कर्मचारी फंस रहे हैं। या तो वो कर्मचारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं, या फिर सरकारी कर्मचारियों को इसमें ठगा जा रहा है। तो फिलहाल ऐसे झांसे में सरकारी कर्मचारी ना आए, ये हम जरूर कहना चाहेंगे, क्योंकि अपने पूरे जीवन भर की कमाई भी वो ऐसे स्कैम्स में लगा रहे हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश के लोगों की सुविधा को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से एक और बड़ा फैसला आज लिया गया है। सफेदा, पॉपुलर और बांस
के जो बांस प्रजातियों की जो लकड़ियां हैं, अब इनसे इन्हें सप्लाई करने पर रोक हटा दी गई है। पहले इस पर रोक लगाई गई थी, लेकिन बाहरी राज्यों में अब इन्हें सप्लाई किया जा सकता है और राज्य के भीतर भी इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होने वाली है। ये इसलिए डिसीजन हुआ है क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि व्यावसायिक मकसद से इन प्रजातियों की उगाई करते थे, तो उन्हें फायदा मिल सके, इसलिए प्रतिबंध को हटाने का निर्णय राज्य सरकार की ओर से ले लिया गया है। तो यानी कि परमिट की आवश्यकता अब नहीं पड़ने वाली है। और जैसा कि हमने कहा कि राज्य के भीतर भी अगर इन प्रजातियों से जुड़ी लकड़ियों की ढुलाई करनी हो तो आवश्यकता नहीं रहेगी कि आप परमिट ले और किसी तरह की पूछताछ भी आपसे नहीं की जाएगी। पिछले कल हमने आपको जानकारी दी थी कि एजुकेशन में बड़े बड़े बदलाव अब होने वाले हैं। इसी के चलते सचिवालय में बड़ी हलचल हमें देखने के लिए मिल रही है। रोजाना नई नई बैठकें हो रही हैं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में। तो फिलहाल एक और नई जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। 7 नए वर्किंग ग्रुप्स तैयार किए गए हैं और किस मकसद से किए गए हैं बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे। हालांकि देखिए, हाल ही में एक जानकारी सामने आई थी जिसमें यह बताया जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिर गया है, यानी कि रैंकिंग गिर गई है। तो फिलहाल इसे इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, इस पर तो फीडबैक ली गई है, लेकिन जो नए वर्किंग ग्रुप तैयार हुए हैं इस पर अपडेट आपको दे देते हैं और साथ ही साथ निर्देश, क्योंकि इन वर्किंग ग्रुप्स को ये भी जारी हुए हैं कि हर सप्ताह इन्हें एक बैठक करनी होगी और एक हर माह में शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में भी इनकी बैठक होने वाली है। फिलहाल देखिए, जो नए वर्किंग ग्रुप्स हैं ये कौन कौन से हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसमें एक है और दूसरा इसमें नैक एग्रीडिटेशन को, क्वालिटी को लेकर है, वोकेशनल एजुकेशन को लेकर है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को लेकर है और इसके अतिरिक्त नए इनिशिएटिव को लेकर भी कुछ एक ग्रुप्स तैयार किए गए हैं ताकि क्वालिटी एजुकेशन की बढ़ाई जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सके। और रैंकिंग क्यों गिरी है, कैसे गिरी है, अब इसके पीछे के कारण भी खंगाले जा रहे हैं और आने वाले समय में इसमें भी इंप्रूवमेंट की जाएगी। हालांकि दूसरी ओर जितने भी राज्य के डिग्री कॉलेजेस हैं इनसे 30 नवंबर तक इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट प्लान मांगा गया है, क्योंकि जब ये प्लान को लेकर रिपोर्ट सबमिट होगी सरकार के पास तो उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज सरकार कहां और कितने बना सकती है। तो ये भी कुछ एक नए डिसीजंस हुए हैं, या आप देख सकते हैं, जो कि जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये एक तरह से कंक्लूजन है पिछले कुछ दिनों से लेकर, क्योंकि बैठक का सिलसिला राज्य सचिवालय में जारी था। तो इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए नए वर्किंग ग्रुप सब बना दिए गए हैं और हर हफ्ते एक मीटिंग होगी और हर माह जो शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में भी बैठक होगी उसमें इन वर्किंग ग्रुप्स की ओर से फीडबैक दी जाएगी। 4 पोस्ट कोर्स को लेकर भर्ती होने वाली है और राज्य सरकार ने लोक सेवा आयोग को एक और ये नया जिम्मा दे दिया है। देखिए, पहले कंडक्टर भर्ती करवाने का जिम्मा भी लोक सेवा आयोग को दिया गया था, अब नए 4 पोस्ट कोर्स की भर्तियां होगी। हालांकि ये बात भी जरूर है कि जब नया वर्ष शुरू होगा यानी कि दिसंबर के बाद ही ये भर्तियों का सिलसिला शुरू हो पाएगा, उससे पहले भर्ती परीक्षा को लेकर शेड्यूल नहीं बन पाएगा। और कारण इसका ये है कि अभी देखिए दिसंबर तक वैसे ही ऑलरेडी पहला शेड्यूल बना हुआ है। 10 दिसंबर को एचआरटीसी कंडक्टर की भर्ती परीक्षा भी होनी है। इसके अतिरिक्त भी बाकी का काम इसी दिसंबर के एंड तक लोक सेवा आयोग को क्योंकि निपटाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी कि जनवरी से फिर ये नए पोस्ट कोर्स को लेकर भर्तियां होंगी। इसमें कौन कौन से पोस्ट कोर्स हैं, देखिए ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की भर्ती होनी है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स की भर्ती करने के लिए भी लोक सेवा आयोग को कहा गया है, जूनियर ऑडिटर और आयुर्वेद फार्मासिस्ट भी इसमें शामिल है। तो ये जो 4 पोस्ट कोर्स की अब भर्तियां होने वाली है, क्योंकि बेरोजगार युवाओं में काफी इंतजार रहता है और लगातार उनकी ओर से यही कमेंट्स हमारे पास आते हैं कि अब नई भर्तियां कब होंगी। तो देखा जा सकता है लोक सेवा आयोग को इसका जिम्मा दे दिया गया है। हालांकि देखिए सरकार की ओर से ये कहा जा रहा था कि राज्य चयन आयोग का गठन कर लिया गया है, तो आगे का काम बिल्कुल आयोग के जरिए ही यहाँ पर होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि गतिविधियां अभी तक इसमें आगे नहीं बढ़ पाई हैं। हालांकि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर की नियुक्ति तक हो गई थी, फिर भी ऐसा क्या कारण है जो कि अभी तक वहां पर काम आगे शुरू नहीं हो पाया है। तो कारण हम आपको बताना चाहेंगे कि आईएएस अधिकारी आर के परूथी हमीरपुर नहीं जा पाए हैं,
क्योंकि हिमुडा निदेशक मंडल की बैठक थी शिमला में, जिसे लेकर इन्हें वापस लौटना पड़ा था। अब उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक ये हमीरपुर पहुंचेंगे और उसके बाद आगे की गतिविधियां भी शुरू हो पाएंगी। और साथ ही साथ एक्सटेंशन देखिए, क्योंकि दीपक सानन कमेटी ने मांगा है दूसरी रिपोर्ट देने के लिए। ये दूसरी और अंतिम रिपोर्ट इस कमेटी की ओर से सबमिट होनी है, जिसका इंतजार बेरोजगार युवाओं में भी है, क्योंकि इसी रिपोर्ट के आधार पर फिर आयोग की बहाली होने वाली है। तो ऐसे में एक्सटेंशन जरूर मांगा गया है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया गया है। अगले हफ्ते तक ये एक्सटेंशन पर भी रिप्लाई मिल सकता है। हालांकि दीपक सानन की कमेटी ने 7 दिसंबर तक अभी यहां एक्सटेंशन मांगा है, लेकिन सरकार की ओर से इस पर क्या डिसीजन लिया जाता है ये अगले हफ्ते तक ही स्पष्ट हो पाएगा। सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी भी अपडेट लेकर आए हैं और ये तबादलों से जुड़ी जानकारी है। अभी पिछले 2 महीनों में देखिए लगभग 10 दिनों की छूट मिली है तबादले करवाने के लिए। हालांकि शुरुआत में सरकार की ओर से ये डिसाइड हुआ था कि महीने के जो लास्ट के 2-3 दिन होंगे महज उनमें ही तबादले हो पाएंगे। उसके अतिरिक्त कर्मचारी भी अपने काम पर ध्यान दें, मंत्री भी अपने काम पर ध्यान दें, इसलिए ये डिसीजन हुआ था कि इसे लेकर केवल लास्ट के 2 या 3 दिन ही रहने वाले हैं। लेकिन पिछले 2 महीनों से लगभग 10 दिन दिए जा रहे हैं, 10 दिन की छूट तबादलों में मिली है और इस महीने भी कुछ इसी तरह का डिसीजन सरकार की ओर से हुआ है। अब 10 दिनों की छूट मिली है एक बार फिर कर्मचारियों के तबादले करने के लिए। मुख्य सचिव की ओर से प्रशासनिक सचिवों को और विभाग के अध्यक्षों को ये लिखित में ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं कि लगभग 21 से 31 अक्टूबर तक ये कैबिनेट मंत्री अपने विभागों में क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों के तबादले कर सकते हैं, यानी कि इतना समय उनके पास होगा। और इसमें ये जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ही ये मामले भेजे जाएं। मुख्यमंत्री कार्यालय मामले भेजने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि ट्रांसफर पॉलिसी में कोई छूट का मामला बीच में आता है तो फिर जरूरी है कि उसे सीएम कार्यालय भेजा जाए। इसके अतिरिक्त मंत्री अपने स्तर पर ये सभी तबादले कर पाएंगे। और देखा जा सकता है, जैसा कि जानकारी हमने आपको दी, कि प्रतिबंध क्योंकि लगा दिया गया था तबादलों पर, लेकिन इस महीने फिर 10 दिन की छूट दे दी गई है, क्योंकि काफी संख्या में ये मामले सामने आ रहे थे तबादलों को लेकर, तो इन्हें निपटाना भी जरूरी है। इसीलिए सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। जेबीटी बनाम बीएड मामले के बाद, क्योंकि देखिए ये स्पष्ट हो गया था कि जेबीटी भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को कोई भी स्थान नहीं दिया जाएगा, जिसके बाद अब जेबीटी के टेट में भी रूल्स को बदल दिया गया है शिक्षा बोर्ड की ओर से। ये आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो कि किस तरह का बदलाव हुआ है, क्योंकि कुछ एक नई इंफॉर्मेशन भी अब उसमें मांगी जा रही है। लेकिन महज यहाँ जेबीटी के टेट रूल्स में ही ये बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि बात अगर हम शास्त्री के टेट रूल्स की करें तो उसमें भी बदलाव हुआ है, क्योंकि आने वाले समय के लिए अब ये हो चुका है कि जो बीएड पास अभ्यर्थी होंगे या संस्कृत में एमए जिन छात्रों ने की है, उन्हें भी शास्त्री के टेट में बिल्कुल बैठने का मौका मिलने वाला है। तो ऐसे में इन नियमों में भी बदलाव कर दिया गया है, क्योंकि अब शास्त्री भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को मान्यता दी गई है, तो ये जरूरी था कि टेट के नियमों में भी बदलाव किया जाए। तो शुरुआत इसकी हो गई है। एक तरह से वेबसाइट पर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं कि किस तरह के बदलाव रहे हैं। तो ये भी एक जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। अब बात एसजेवीएन से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल सरकार के साथ जारी तनाव के बाद भी भारत सरकार के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम ने इस बार राज्य सरकार को डिविडेंड का भुगतान गुप्तदान की तरह किया है। एसजेवीएन ने लगभग 60 करोड़ का डिविडेंड चुपचाप ही राज्य सरकार के खाते में ट्रांसफर कर दिया है। और वित्त विभाग के अधिकारियों को जब यह ट्रांजैक्शन ट्रेजरी में दिखी